हेलो स्टूडेंट, शुरू करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका सेकंड टॉपिक है आज। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस शुरू करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे आने के से पहले, बिजनेस शब्द पे आने से पहले हमें जो चीज़ क्लियर करनी है वो मीनिंग है जॉइंट हिंदू फैमिली का मीनिंग। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे आज हम जॉइंट हिंदू फैमिली मीनिंग। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, joint Hindu family is a group of persons whose ancestor is the same. Ancestor मतलब पूर्वज। एक जॉइंट हिंदू फैमिली अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, जॉइंट हिंदू फैमिली एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जिसके एंसेस्टर पूर्वज सेम हो। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द अनमैरिड डॉटर्स एंड द वाइफ्स। इसमें अनमैरिड डॉटर्स और वाइफ भी शामिल हैं। अगर एक बेटी जिसकी शादी अभी नहीं हुई है वो जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट है। फैक्ट्स की बात हम करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली को, जॉइंट बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, जॉइंट हिंदू फैमिली को समझने के लिए दो फैक्ट्स हैं। ये दो फैक्ट्स फाइनल करते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली है। पहला फैक्टर है कोपार्सनरी, फिर है कॉमन प्रॉपर्टी। कोपार्सनरी, ये जो एक्चुअली में जॉइंट हिंदू फैमिली के जो मेंबर होते हैं उन सभी को हम लोग कोपार्सनर बोलते हैं। ठीक है, कोपार्सनर, तो वहीं से वर्ड बना हुआ है कोपार्सनरी। कोपार्सनरी का मतलब क्या है? इट मीन्स कॉमन ओनरशिप इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। कोपार्सनरी है कि उस मेंबर की, जॉइंट हिंदू फैमिली होने के लिए कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए सभी मेंबर्स की एक पूर्वजों की संपत्ति में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। सेकंड, इसी के बात कर रहे हैं हम लोग अभी, कोपार्सनर की मीनिंग की बात कर रहे हैं। क्रिएटेड बाय लॉ, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। ये कानून के द्वारा ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है। अभी आपको ये पॉइंट्स इस लाइन में समझ आएगा, क्रिएटेड बाय लॉ वाला। एवरी पर्सन गेट द राइट इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ इन द फैमिली। जैसे ही एक व्यक्ति जन्म लेता है इस फैमिली में, इस परिवार में, तो उसके पास राइट आ जाता है, राइट्स आ जाते हैं, अपने अधिकार आ जाते हैं उस फैमिली की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं। एंड क्योंकि उसके पास राइट्स आ जाते हैं सिंस बर्थ, तो ही और शी कैन आस्क फॉर ए डिवीज़न। वो डिवीज़न के लिए बोल सकता है। उसके पास डिवीज़न का राइट आ जाता है, मतलब बंटवारे का राइट आ जाता है। अगर वो चाहे तो बंटवारा कर सकता है। ये कोपार्सनरी है। नेक्स्ट, कॉमन प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि यहाँ पे जो कॉमन प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी किसको बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग? अकॉर्डिंग टू लॉ, अ जॉइंट हिंदू फैमिली गेट्स रिकोगनाइज्ड एज HUF। एक जॉइंट हिंदू फैमिली HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तब कही जाएगी ओनली व्हेन द फैमिली पोजेस ए प्रॉपर्टी विच मे बी। जब फैमिली एक ऐसी प्रॉपर्टी को पोजेस करती हो, फैमिली के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जो या तो एंसेस्ट्रल हो, यानी कि पूर्वजों से आई हो, जिसको हम लोग बोलते हैं दादा लाई हो, मतलब दादा से आई हो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, या प्रॉपर्टी क्रिएट की गई हो विद द हेल्प ऑफ द अबव, या तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से ही कोई प्रॉपर्टी बनाई हो। मान लीजिए कोई ज़मीन थी 10 किले, उनमें से 2 किले बेचकर शहर में एक प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो प्रॉपर्टी भी इसमें अटैच हो गई। या फिर पर्सनल प्रॉपर्टी हो जो कि ट्रीट की जा रही हो एज ए फैमिली प्रॉपर्टी। इन तीनों में से कोई भी पॉइंट होगा तो वो कॉमन प्रॉपर्टी कहलाएगी। और जो कॉमन प्रॉपर्टी का जो ओनर्स होंगे उनको हम लोग कोपार्सनर बोलेंगे। उनके पास ये सब राइट्स होंगे, राइट सिंस दे आर गेटिंग द राइट्स इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ एंड दे कैन आस्क फॉर डिवीज़न। ठीक है, ये जॉइंट हिंदू फैमिली है। एक स्कूल ऑफ हिंदू लॉ को समझना यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ 2 मेन कम्युनिटीज़ चलती हैं हमारे भारत में। पहली मिताक्षरा है, दूसरी दया भाग है। मिताक्षरा और दया भाग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बेसिक जो डिफरेंस है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मिताक्षरा जो है ऑल ओवर इंडिया में प्रिवेलिंग है, चलता है, एक्सेप्ट आसाम, बंगाल और सम पार्ट ऑफ उड़ीसा को छोड़ दें अगर, तो हर जगह मिताक्षरा कम्युनिटी ही डेवलप है। और अगर आसाम, बंगाल और सम पार्ट ऑफ उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पर दया भाग चलता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है मिताक्षरा और दया भाग में। इन द केस ऑफ मिताक्षरा, इन दिस कम्युनिटी, सन गेट्स ऑल द इक्वल राइट्स सिंस बर्थ। जैसे ही बेटा जन्म लेता है परिवार में, उसके पास उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे राइट्स आ जाते हैं, इक्वल टू द ओनर। मतलब वो बंटवारे का हिस्सेदार बन जाता है, मतलब उस प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन जाता है, बंटवारे के लायक बन जाता है वो।
और इक्वल राइट मिलते हैं उसको। दया भाग की अगर हम बात करें, इसमें क्या है, यहाँ भी हम लोगों ने भी क्या पढ़ा मिताक्षरा में कि बच्चा जो बेटा है वो जन्म लेते ही प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन जाता है, सिंस इज बर्थ। यहाँ पे ऐसा नहीं है दया भाग में। यहाँ पे क्या है कि सन नॉट गेट एनी राइट विद इज बर्थ। यहाँ पे इसको जन्म लेते ही राइट नहीं आया था, उसके पास राइट कब आता है, ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। जब तक पिताजी की डेथ नहीं होगी, उसके फादर की डेथ के से पहले सारा का सारा राइट, प्रॉपर्टी राइट फादर के पास ही रहेगा, जबकि फादर की डेथ के बाद फिर वो बच्चों के पास आता है। जबकि मिताक्षरा जो कि ऑल ओवर इंडिया में प्रिवेलिंग है, इन 3 जगह को छोड़कर यही चलता है, यही ट्रेंड में है, यही हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं, इसी के अकॉर्डिंगली सब सारा सिस्टम हम लोग समझेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये है स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। ये 2 कम्युनिटीज़ हैं जो इंडिया में प्रिवेलिंग है। चलिए अब बात करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। अभी हम लोगों ने पढ़ा है जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच ऑल मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली कैरी ए बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ कर्ता ऑफ द फैमिली। अब यहाँ पे कर्ता क्या है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच ऑल द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली कैरी ए बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ कर्ता ऑफ द फैमिली। कर्ता कौन है, कर्ता मीन्स मुखिया, द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, इट मे बी एल्डेस्ट मेंबर। तो जनरली ऐसा ही होता है। तो कर्ता यानी कि अगर मान लो दादा जिंदा है तो दादा कर्ता है, अदरवाइज फिर फादर कर्ता हो जाएगा। ठीक है, सो एक ऐसा बिजनेस जो जॉइंट हिंदू फैमिली रन कर रही है अंडर द कंट्रोल ऑफ कर्ता ऑफ द फैमिली, मुखिया ऑफ द फैमिली। फीचर्स की बात हम करते हैं। फीचर्स, पहला फीचर है इसमें, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को समझने के लिए आप एक सिंपल सी बात समझिए कि एक करियाने की दुकान है जो किसी टाइम दादा करते थे, दादा के बाद बेटा भी बैठने लग गया साथ में। मान लो 2 बेटे हैं तो दोनों बेटे बैठने लग गए, दोनों बेटों के आगे फिर बेटे हुए वो भी बैठने लग गए। ये ऐसा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बनता गया। फीचर्स या इसी तरह एग्रीकल्चर में भी ऐसे ही होता है कि खेती कर रहे हैं, पहले दादा करते थे उसी ज़मीन पे खेती, फिर ज़मीन पे फिर बेटे हुए, उसके बेटे करने लगे, बेटों के फिर पोते, आगे बेटे हुए यानी कि पोते हुए दादा के, तो वो खेती करने लग गए। तो एक प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी है वहाँ पे, जिसको सभी मिलकर मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर को थोड़ा सा छोड़ दें तो हम बात कर रहे हैं बिजनेस की यहाँ पे। ठीक है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस हेयर। फीचर्स की बात हम करते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या फीचर हैं। पहला है ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। इसका पूरा ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ चलता है। हिंदू लॉ में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली आर डिसाइडेड बाय दिस लॉ। इसी लॉ में लिखे हुए जितने भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय कर्ता। कर्ता मीन्स द मुखिया। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉर्मली मैनेज्ड बाय ए सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली। ही इज नोन एज कर्ता और द मुखिया। यू कैन ऑल्सो से द मैनेजर ऑफ द फैमिली। The other member of the family do not have the right to interfere in the business. Interfere करने का right नहीं है, हाँ they can give the advice. Every business contract need the prior approval of the कर्ता. कर्ता is the मुखिया, उसकी prior approval चाहिए किसी भी decision को लागू करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। फाइनल डिसीजन कर्ता का ही रहेगा। कर्ता may take advice from other members of the family, but it is not compulsion कि वो उनकी एडवाइस मानेगा ही मानेगा। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी के जहाँ तक सवाल है, इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, अगर मैं बात यहाँ पे करूँ मेंबर्स की, एक्सेप्ट करता मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा। ओनली मेंबर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ओनली मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। उनकी लाइबिलिटी उनके द्वारा जो उनका हिस्सा है वहीं तक सीमित है, जबकि कर्ता की लाइबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड रहेगी। ये वाली बात आपने याद रखनी है। उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उसमें अटैच हो जाएगी इन केस ऑफ हैवी लॉस और इंसॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है परमानेंट एग्जिस्टेंस। एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है इसमें परमानेंट एग्जिस्टेंस रहता है। देयर इज़ नो फैक्ट ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और lunacy of the member of the family business, क्योंकि members there are more than one members in the family, so इसमें permanency ज़्यादा रहती है as compared to sole trade, as compared to partnership.
मेंबरशिप बाय बर्थ, मेंबरशिप बाय बर्थ हम लोग बात कर रहे थे अभी मिताक्षरा और दया भाग की, तो मिताक्षरा ही प्रिवेलिंग है लगभग ऑल ओवर इंडिया में। तो इसमें बेटे को जो मेंबरशिप मिल जाती है, ही कैन गेट द मेंबरशिप, ही कैन गेट द राइट्स इन द प्रॉपर्टी इमीजिएटली सिंस बर्थ, इमीजिएटली आफ्टर हिज बर्थ। ठीक है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन, देर इज़ नो नीड ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देर इज़ नो नीड टू कंप्लीट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि मैं बात कर रहा था कि पहले बताया था आपको मैंने एक लास्ट वीडियो में कि ये नॉन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नॉन इनकॉर्पोरेटेड है। अब एडवांटेज की बात करते हैं इसकी, ये फीचर्स थी, फिर से मैं कहूँगा कि फीचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बोथ। नाउ द एडवांटेजेस में पहला है इजी टू स्टार्ट बिकॉज देर इज़ नो नीड टू फाइल एनी लीगल फॉर्मेलिटीज, सो इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट क्योंकि इट इज़ अ फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट है सिक्रेसी लेवल इसमें बहुत अच्छा रहता है बिकॉज ऑल द मैनेजमेंट इज डन बाय द कर्ता इज ए ऑब्वियस ए सोल पर्सन, सो सिक्रेसी लेवल इज़ वेरी हाई इन द केस ऑफ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, ये एक एडवांटेज है इसका, और क्योंकि बिजनेस मान लीजिए एक शॉप है, उसके अंदर अगर हम सोल ट्रेड की बात करें, सोल ट्रेड एक सिंगल व्यक्ति है, उसे बिज़नेस को ढंग से मैनेज करने के लिए उसे अपने सहायक यानी कि लड़के रखने पड़ेंगे काम पे, सर्वेंट रखने पड़ेंगे। अब सर्वेंट डील कर रहे हैं अगर कस्टमर्स को, तो वो इतना ज़्यादा मन से या ध्यान से डील नहीं कर पाएगा सर्वेंट, क्योंकि वो नौकर है। एक मालिक अलग चीज़ है, मालिक का सोचने का नज़रिया अलग रहता है, नौकर का अलग रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी मालिक हैं, सभी मेंबर्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर रहता है सभी मेंबर्स का। दे आर डीलिंग डायरेक्टली विद द कस्टमर्स, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन का खास ध्यान रखते हैं। जबकि एक सोल्डर की अगर मैं बात करूँ कि एक नौकर जो है वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेगा, एक सर्वेंट ध्यान नहीं रखेगा इस मैटर का, जितना अच्छा एक मालिक ध्यान रख सकता है किसी कस्टमर की सेटिस्फैक्शन का। तो इस चीज़ का इनको बेनिफिट मिलता है, उनको कस्टमर्स परमानेंट कस्टमर बनते हैं इससे। फिर है प्रॉम्प्ट डिसीजन, बिकॉज ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय कर्ता ओनली, फाइनल डिसीजन टेकन बाय कर्ता, सो द प्रॉम्प्ट डिसीजन, प्रॉम्प्ट यहाँ पे प्रॉम्प्ट का मतलब यहाँ पे है क्विक डिसीजन, सो क्विक डिसीजन इज पॉसिबल इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लास्ट में लिमिटेशन की बात हम करेंगे चैप्टर में। लिमिटेशंस यानी कि डिमेरिट्स, पहले लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि अगर हम कंपनी से कंपेयर करें इसको, कंपनी में रिसोर्सेज आर मच मोर एज कम्पेयर टू दिस टाइप ऑफ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, क्योंकि फैमिली का बिजनेस है, यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे, उस फैमिली के रिसोर्सेज ही यूज़ किए जा रहे हैं टू रन द बिजनेस, सो इट इज़ लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स। अब स्किल भी मैनेजरल जो स्किल्स हैं, मैनेजरल स्किल्स हैं, वो भी लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि फैमिली के जो बिजनेस मेंबर्स हैं, अगर उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, अगर उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बिज़नेस को अच्छा मैनेज कर सकें, सो देयर इज़ अ लैक ऑफ मैनेजमेंट इन द बिजनेस। अगर ठीक है, दादा ने बिज़नेस बहुत अच्छा चलाया, उसका 3 बेटे हैं, 3 बेटे में से एक बेटा बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहा है, उसको बिल्कुल स्किल्स हैं, लेकिन बाकी 2 को अगर नहीं है तो बिज़नेस को स्पॉइल भी कर सकते हैं, सो लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट है अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, एक मैनेजर हायर कर लेते हैं सोल ट्रेड में। कंपनी में क्या होता है, मैनेजर हायर होते हैं अच्छे प्रोफेशनल्स, क्वालिफाइड वेल ट्रेंड, अब उनकी सेवाएं लेते हैं, जबकि यहाँ पे उनकी सेवाएं नहीं लेते हैं मोस्टली, क्योंकि इट्स ए फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी शब्द यूज़ हो रहा है ओनली फॉर कर्ता, क्योंकि अदर मेंबर्स की लायबिलिटी तो लिमिटेड रहती है अप टू द परसेंटेज ऑफ शेयर दे हैव, सो यहाँ पे कर्ता की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी इसमें अटैच हो जाती है इन केस ऑफ हैवी लॉस और इंसॉल्वेंसी। लास्ट है डिसएडवांटेज फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन इसका मेन इम्पोर्टेंस है जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस की, क्योंकि एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कर्ता के कंट्रोल में सब कुछ, तो पावर का सेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब आप कोई मुट्ठी बंद कर लेते हैं, दैट इज सेंट्रलाइज, अपनी पावर को सेंट्रलाइज कर लिया आपने। अगर मुट्ठी आप ओपन मतलब अपना हाथ को अपना खोलते हैं आप, तो दैट इज डिसेंट्रलाइज। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। ईच एंड एवरी डिसीजन इज टेकन बाय द कर्ता, एंड इस केस में क्या होता है कि अगर कर्ता से डिसीजन गलत ले लिया जाए तो वहाँ पे पूरे बिजनेस को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे कई बार डिसएडवांटेजेस भी हो जाती हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से, ये इसकी लिमिटेशन है।
अभी नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा पार्टनरशिप के ऊपर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा पढ़िए आप। थैंक यू सो मच।